नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में हैं। यहाँ पर अभी मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी गई है। तमाम पार्टियों के नेता आए थे। एमआईएम की जो लोकल लीडरशिप है गाजीपुर में, उसके लोग भी यहाँ पर हैं। हमारे साथ इस समय एमआईएम के मीडिया प्रभारी हैं और गाजीपुर में जो एमआईएम का बढ़ता एक तरीके से जो उनका फैलाव है वो लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है और यूपी की सियासत में इस समय मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के अनुसार से आ रही हैं कि ओवैसी साहब यूपी में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि लोकसभा में जो है ओवैसी की जो तैयारी है, एमआईएम की तैयारी है, और यहाँ पर जो देखिए अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी हैं, उनकी राजनीति जो है सपा बसपा के साथ रही है, बड़े फिगर हैं। ऐसी स्थिति में एमआईएम कैसे जो है अपनी ज़मीन बनाएगी, इस पर भी बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एमआईएम जो है, जी, जो पूर्वांचल का इलाका है, गाजीपुर का इलाका है, उसियाँ दिलदार नगर का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जी, जी। इसमें एमआईएम अपने लिए कितनी ज़मीन बना पाई है और कितना सक्रिय है? देखिए, गाज़ीपुर ज़िले में तो एमआईएम 2019 से लगातार काम कर रही है। उसके बाद 21 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। उसमें एमआईएम 7 सीट पे चुनाव लड़ी थी। 2 सीट हम लोग जीत चुके थे और 3 सीट पे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर रहे। चूँकि अभी हमारा संगठन छोटा है और हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ गाज़ीपुर ज़िले में, 2 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ी। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि हम बेहतर कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह ताला लोग हमसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे लोग ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी। एक समय है, मतलब आज़ादी से लेकर वो सेकुलर सियासत को ही अपना सियासत समझते रहे हैं और वो सेकुलर सियासत आजकल सो कॉल्ड सेकुलर सियासत हो गया है। तो एमआईएम अपना फील्ड बनाने का पूरा कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहाँ तक हम कामयाब होंगे ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश जारी है। आप कौन सी सियासत करेंगे? सेकुलर सियासत नहीं करेंगे तो कौन सी सियासत करेंगे? वही हार्डकोर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के अपोजिट? चूँकि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं और इस्लाम मज़हब पानी ज़रूरत से ज़्यादा गिराने पे भी गुनाह है। और हमारे मज़हब में बताया कि अगर कोई भूखा आ गया उसे खाना खिलाइए, मज़हब ना पूछिए। तो हम मज़हब की राजनीति नहीं करते हैं। मैंने ये कहा सो कॉल्ड सेकुलर। अगर हम राजनीति करेंगे तो हम इंसानियत की राजनीति करेंगे और इंसानियत में तमाम लोग आ जाएंगे। इंसान के लिए भी करेंगे, जानवर के लिए भी करेंगे, जो हक हकूक होगा वो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और हमारे आपकी जो स्थानीय लीडरशिप है उसमें कितने हिंदू हैं? हमारे स्थानीय लीडरशिप में हमारे जिला महासचिव हैं, कुशवाहा जी हैं, और एक जिला सचिव भी हैं, वो भी कुशवाहा जी हैं। एक दलित भाई है, मतलब हैं लेकिन गिने चुने लोग हैं। हिंदू बिरादरी से लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर हैं, लेकिन 10 लोग होंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि आप मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने आए थे। अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद रहे हैं, मुख्तार अंसारी मऊ से कितनी बार विधायक रहे हैं। इनकी सियासत में तो ऐसा नहीं रहा है। आप देखिए कि वो सपा बसपा, जिनको आप सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहते हैं, उनके साथ मिलकर लंबे समय तक राजनीति करते रहे हैं। और जब आप अपनी राजनीति करेंगे, जो ये ह्यूमैनिज्म वाली जो मानवतावादी राजनीति है, इंसानियत की राजनीति करेंगे, तो जाहिर है इनकी राजनीति के खिलाफ आप मैदान में आएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का एक लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। हम तो नई राजनीति कर रहे हैं। अब तो मुख्तार अंसारी आपके सामने ही सब कुछ है, इंतकाल कर गए हैं, और अफजाल अंसारी जी भी राजनीति में अब पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं। और ये लोग भी आएंगे, आज नहीं तो कल आना ही होगा। कहने का आएंगे एमआईएम में? हाँ, एमआईएम में आएंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। आने वाले समय में इंशाल्लाह ताला एक लहर उठेगी और लोग एमआईएम की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा हो जाएगा कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ही एक बेहतरीन लीडर हैं और लोग उनको अपना लीडर मानेंगे। उनके एविडेंस में, चाहे उनके सपोर्ट में लोग वोट करेंगे, तो वो भी आएंगे। ये राजनीतिक पार्टी है। जब मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एमआईएम में नहीं आ सकते हैं। हाँ, कब आएंगे ये नहीं बता सकता। जो सपा बसपा के मुस्लिम नेता हैं, जब उनसे आप बात करिए तो वो हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। जी जी। और जब आप अपनी राजनीति करेंगे, जो इंसानियत वाली राजनीति है, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देखिए हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति वो करते हैं। जी।
तो क्या इसमें जो है एक तरफ मुसलमान हो जाएगा और एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व हो जाएगा, तो ये जो डिवीजन आएगा। नहीं देखिए, मुसलमान और हिंदू की राजनीति करके तो कोई राजनीति नहीं कर सकता है। और बीजेपी हिंदू की राजनीति कर रही है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर जब 10 साल चल गया सर, 10 साल चल गया, मान लीजिए 30 साल चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का उम्र 30 साल तो नहीं है, 30 साल के बाद भी तो जनरेशन बदलेगा। आज मान के चलिए हम परेशान है, हो सके कल हम परेशान ना हो। ये समय है और समय इंशाल्लाह ताला बदलता रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोकसभा सांसद में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो कैसे कैसे बयान दे रहे थे, स्पीकर से सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। अमित शाह जी के साथ क्या हो इसी देश में, और आज इसी देश में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि हमेशा मानवता की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए। राजनीति एक धर्म मान के करना चाहिए कि नहीं, एक हमारा धर्म है और हम इसके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर हमारे पास सत्ता आ गया तो सत्ता आने के बाद सभी हमारे हैं। मान लीजिए आपने हमें वोट दिया, नहीं दिया, फिर भी आप हमारे हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं गाजीपुर की सियासत को भी समझता हूं और मैंने देखा है कि 2014 से पहले एमआईएम जो है गाजीपुर में नहीं थी। जी जी। ऐसा क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी सेंटर में आते हैं तो एमआईएम जो है बिहार, यूपी हर जगह राजनीति करने लगती है। ये कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, अब देखिए, एमआईएम पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है, लोग जानते नहीं थे। 2014 के लोकसभा संसदीय में सांसद साहब को, बैरिस्टर साहब को सांसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद ओवैसी साहब, मीडिया ने उनको उछाला। ओवैसी साहब की स्पीचें लोग सुनते थे, यूट्यूब से, मीडिया से हाईलाइट होते गए, लोगों को उनके ऊपर भरोसा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और इससे पहले क्या था कि एमआईएम एक हैदराबाद की लोकल पार्टी बन के रह गई थी, और आज अल्लाह का करम, आप जैसे मीडिया चैनल वाले भाइयों का भी करम है कि सही न्यूज़ दिखाते हैं तो लोग जुड़ते गए। और आज जुड़ते जुड़ते संगठन माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। गाजीपुर जिले में हमारे 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में हमारा संगठन है और मजबूत संगठन है। कितना वोट होगा आपके पास गाजीपुर में? देखिए, वोट कोई काउंटिंग पे तो नहीं बता सकता है, लेकिन मान के चलिए, मैंने बताया था कि जमानिया विधानसभा में हम 5 सीट लड़े थे। तो एक पे हम निगम के चुनाव में, हाँ निगम के चुनाव, एक पे हम 5000 पाए, एक पे 5,500 पाए, एक पे 1400 पाए, एक पे 4400 पाए। एक यादव जी हमारे पार्टी से लड़े थे, कृष्णानंद यादव। उनको यादव भाइयों ने इसलिए वोट दे करे, मियाँ का पार्टी से लड़वे ऐसे कह के, वो रोता गया बद्दा के, भाई मैं चुनाव जीत रहा हूँ। 225 वोट से हार गया वो चुनाव। कृष्णानंद यादव नाम लिखता है, कृष्णानंद यादव उर्फ बिहारी। तो आपके पास तो काफी वोट है। हाँ, हमारे पास अच्छा था। हम इस बार लोग विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे 2022 का। हाँ। कुछ ऐसा मामला हो गया जिस वजह से हम लोगों ने वाकई ओवर दे दिया। पार्टी के गठबंधन में सीट चला गया, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हमारा गठबंधन था, और वो सीट सहतू कुशवाहा भी हमारे विधानसभा में 50,000 है। उन्होंने डिमांड कर दिया कि भाई 1 लाख मुसलमान और 50,000 कुशवाहा, और हम जीत रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को सीट नहीं मिल पाया। ये जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, अतीक अहमद के साथ हो रहा है, आजम खान के साथ हो रहा है, इसको एमआईएम कैसे लड़ेगी? क्या इसका कोई मुकाबला है आप लोगों का, या फिर आप लोग अपनी सियासी गोटियां जो है बिछा रहे हैं कि हम जब मजबूत हो जाएंगे तब इनके खिलाफ? नहीं, मजबूत होना कमजोर होना वो अलग मामला है। देखिए, जुल्म होता है, वो 1 दिन का जुल्म हो या 10 दिन का जुल्म। अगर मान के चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद, मोहम्मद अशरफ गुनाहगार थे, दोषी थे, तो उसके लिए कोर्ट है, सिस्टम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, तो इसीलिए ना कोर्ट कचहरी पुलिस बनाया गया है कि मैं आपको अगर थप्पड़ का जवाब दूंगा तो मैं भी उतना ही दोषी हूँ। तो अगर मुख्तार अंसारी दोषी हैं, अतीक अहमद, अशरफ, चाहे आजम खान, जो भी दोषी हो, तो उसके लिए सिस्टम है, सरकार है, कोर्ट है। आप सजा नहीं दे सकते, आप कोर्ट नहीं है। और अगर अभी की प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, अगर अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझ रही है, तो ये मैं मानता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए सही नहीं है। और जो जनता आज उनको आंखों पे बैठाई है, वही जनता उनको कभी न कभी गिराएगी। तो एमआईएम की कितनी सीटों पर तैयारी है लोकसभा चुनाव? देखिए, एमआईएम को उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पे तैयारी था और अभी भी है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही डिसीजन लेते हैं। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पार्टी जैसा डिसीजन करेगी वैसा हम लोग करेंगे। अगर पार्टी का डिसीजन होगा कि नहीं लड़ा जाए, अभी को बहुत सारी पार्टियों से बातचीत भी चल रही है, छोटे छोटे घटक दल ओवैसी साहब से लगातार टच में है कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। तो देखिए उनका क्या फैसला होता है। ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने कब आ रहे हैं? तो देखिए, ओवैसी साहब मिट्टी तो अब हो चुकी, तो मिट्टी तो दोबारा देने आया नहीं जा सकता। नहीं, जनाजा, मेन जनाजा होता है। अच्छा। मिट्टी तो एक उसके बाद वाला सिस्टम है, जनाजा तो हो चुका है। अब देखिए कब आते हैं, वो उनका निजी मामला है। जरूर आएंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आएंगे, आना ही चाहिए।
अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था उसमें जो है उन्होंने नाम नहीं लिखा था मुख्तार अंसारी का, तो ये जो चीजें आप लोग देखते हैं तो इस पे काफी एग्रेसिव रहते हैं आप लोग जो है। हाँ, लेकिन शिवपाल यादव या फिर तमाम लोग जो है जिस तरीके देखिए से बाइट देते हैं, क्या मतलब क्या अखिलेश यादव को लेकर आप लोगों की सोच क्या देखिए है? अखिलेश यादव को लेकर मेरा जो निजी मामला है, मेरा सोच अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बीजेपी को रोकने का उपाय सिर्फ वो यही उपाय लगाते रहे, कहीं गए कि बीजेपी जीत जाएगी, मुसलमानों हमें वोट देते। ये कौन सा तरीका है? अगर बीजेपी जीत जाएगी तो जीत जाने दीजिए। अगर आपसे हम वोट मांगेंगे तो अपने काम के काबिलियत पे मांगेंगे, एजुकेशन के काबिलियत पे। अखिलेश यादव का सिर्फ एक ही टारगेट है, बीजेपी रोको, बीजेपी अनंत रोको। कुमार हेगड़े ने ये भी तो कहा ना कि 400 सीटें हमें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। विवेक देवराय ने आर्टिकल लिखकर लाइव मिनट में कहा कि हम संविधान बदल देंगे, बदल देना चाहिए। कहने को तो लड़ाई आप लोगों के लिए क्या है? सवाल पूरा करने, लड़ाई आप लोगों के लिए क्या है? संविधान बचाना है या फिर कुर्सी बचाना है? देखिए, मैं आपको क्या बताऊं कि संविधान बचाने के लिए भारत की 100 करोड़ जनता है, और संविधान इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता है जितना कहा जा रहा है। मैंने क्या बताया कि समय बदलता है। अभी जैसे आपको लग रहा है कि आल इन ऑल मैं ही हूँ, तो वक्त की मार है। ऊपर वाला भी बैठा है, उसके पास भी लाठी है, उसके लाठी में तो आवाज होता नहीं है। लोहिया ने कहा था कि जो है जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आप वक्त की बात कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ कि वो लोहिया जी का बयान था, ये मेरा बयान है, तो मैं लोहिया जी से अपने बयान को नहीं तुलना कर सकता हूँ। एक वो महान नेता है और मैं अभी सीख रहा हूँ, चल रहा हूँ। हो सके कल को मेरा बयान लोहिया जी वाला आ सकता है, क्योंकि अभी तो मैं शुरुआती दौर में हूँ। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि देखिए 2024 अभी 10 साल बीजेपी का दौर रहेगा। नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक संगठन, एक MIM, सपा, बसपा, कांग्रेस, एक संगठन की बात कर रहा हूँ कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो देखिए, लोकतंत्र में 5 साल जिंदा कौमों को इंतजार करना पड़ेगा ना। ये तो वोट है ना, वोट आपने दिया, गलत दे दिया या सही दे दिया, फिर तो 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि अगले 10 साल बीजेपी और रहेगी। हाँ, रहेगी। कैसे? इसलिए कि मैंने बताया ना कि बीजेपी ने लोगों को कहाँ रगड़ना है, कहाँ दबाना है, कहाँ यूज करना है, वो सब जान चुका है। वो जान रहा है कि अभी जैसे बहन जी गठबंधन में नहीं है, अखिलेश यादव अकेले ही 70 सीट जीत के भारत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? वो तो 70 सीट पर लड़ भी नहीं रहे ना। ना, उनका एक मानना था ना, कांग्रेस से अभी गठबंधन में न है। अगर नहीं रहते तो 70 सीट का वो भी दावेदारी कर रहे थे ना, जैसे बहन जी कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ 2 पार्टियां अगर रहती, एक बीजेपी और एक बीजेपी के अगेंस्ट। सेकुलर पार्टियों में कई सेकुलर पार्टियां आ गई हैं और सबको चाहिए कुर्सी, और बीजेपी का वोट 45%, 44%, 46% है। वो अपना कैसे जीतना है वो जीत लेगा। धन भी है, बल भी है, छल भी है। आप वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं, मैं वॉक ओवर नहीं दे रहा हूँ बीजेपी को। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, उसको 46% वोट है, अगले 10 साल वही रहेगी। आप वॉक ओवर दे रहे हैं? वॉक ओवर नहीं दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा, जनता का मिजाज है, और जनता का मिजाज आज का है, और कल मान लीजिए 30 तारीख है, कल 31 तारीख को जनता का मिजाज बदल जाए। ये तो शेयर मार्केट हो गया है। वोट देने जाता है, जनता का मिजाज बदल जाता है। और बीजेपी का अभी दौर चल रहा है। आपका दौर कब आएगा? मैं इस पर बात करने आया हूँ कि मैं बीजेपी का दौर चल रहा है, ये दौर चल रहा है। मैं अपने दौर की बता रहा हूँ। हमारा तो दौर है ही है। हम तो वोट जहाँ लड़ेंगे इंशाल्लाह वहाँ जीतेंगे। हम तो पूरे सीट पे लड़ नहीं रहे। गाजीपुर में तैयारी है आपकी लड़ने की? क्योंकि गाजीपुर में हमारा तैयारी है कि नहीं है, तैयारी था, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे पास प्रत्याशी भी है, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व का खबर हो गया कि नहीं आपको गाजीपुर लड़ना है। मऊ से लड़ेंगे आप लोग? नहीं, मैंने क्या कहा कि ऊपर पूर्वांचल में किधर कोई सीट जहाँ से आप लोग लड़ना चाहें? आजमगढ़? हाँ, आजमगढ़ लड़ेंगे इंशाल्लाह। कौन लड़ेगा वहाँ से? प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। गुड्डू जमाली तो हमारे पार्टी में नहीं है, और वहाँ धर्मेंद्र यादव शायद लड़ रहे हैं सपा से। उनके खिलाफ हमारा प्रत्याशी रहेगा। निरहुआ चुनौती है आप लोगों के लिए? नहीं, निरहुआ चुनौती नहीं है। निरहुआ तो मान के चलिए अभी जनता उससे खफा है, तो जब सीटिंग आदमी लड़ता है तो ऐसे ही वो चुनौती में नहीं रहता है। उपचुनाव जीत करके, हाँ, उपचुनाव एक दूसरा चुनाव होता है। उपचुनाव जिसका सत्ता रहता है वही जीतता है। ये भी कहने की बात है कि जिसका सत्ता रहता है ज्यादातर उपचुनाव वही लोग जीतते हैं। तो आप कह रहे हैं कि निरहुआ से जनता नाराज है, जबकि जनता को तो राम मंदिर भी मिल गया, राशन भी मिल रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु भी। राम मंदिर तो अब अगर मोदी जी क्रेडिट लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। राम मंदिर के लिए तो कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट का फैसला सभी लोग मान रहे हैं।
तो भाई कोर्ट का ही फैसला माना लेकिन जाए। मेरे दिमाग में ये बार बार बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक बीजेपी रहेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, देखिए और आप कह रहे हैं बीजेपी अगले 10 साल रहेगी। हाँ हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो अगले 10 साल में मुसलमानों का ये- मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल देखिए, मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले लिया है। और मुसलमान जैसे मुख्तार अंसारी मरे तो एक बहाना मिल गया, हार्ट अटैक हो चाहे जहर दे के मार देगा, मौत बरहक है। मैंने पहले भी बताया कि अगर मौत है मेरा आपके द्वारा तो वो होगा। अब एक एलिगेशन वाला मामला हो जाएगा कि अगर मान लीजिए मेरा कत्ल हो गया तो लोग उसको याद करेंगे कि नहीं कत्ल नहीं हुआ होता तो वो बच गए होते, चाहे थोड़ा ज़्यादा दिन जी लेते। अभी का जो माइंड सेटअप है, अभी सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं तोड़े जा रहे हैं। अभी आपके ज़िले में वो विशाल सिंह चंचल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे मदन, उनका भी घर तोड़ा गया था। और वैसे तो कानपुर में ब्राह्मण परिवार पर अभी भी हम गोली आपको चले, बता रहे हैं, लेकिन नहीं आपने कहा बहुतायत में कहाँ चल रहा नहीं, है? मुसलमानों को मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है और वही मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं जो किसी जमाने में राजनीति के बहुत दूध रोटी खाए हैं। आम मुसलमानों को कोई बीजेपी से उतना नुकसान नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। आम मुसलमान तो अपने सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है बीजेपी के लिए आपके मन में? नहीं मुस्कुरा रहे हैं आप, हैं? नहीं, मुस्कुराने का मतलब मैंने जब बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो मेरा बीजेपी से झगड़ा ही क्या है। अरे मैं व्यक्तिगत लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक संगठन के पदाधिकारी तो हैं। संगठन के हिसाब से बोला कि मेरा संगठन का काम है अपने संगठन को किसी तरीके से मजबूत करके जिताना। क्या ये और आपकी जो मुस्कान है, ये जो बी टीम वाला आरोप है? नहीं देखिए, वही है। बी टीम वाला तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि बी टीम कौन है। सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, तमाम छोटे दलों ने मिलकर एक समय में कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाया। तो जाहिर सी बात है सब बी टीम है। अब वही बी टीम हमको बी टीम, और जब भी कोई मुस्लिम लीडरशिप, जैसे मान लीजिए कौमी एकता दल आया था, पीस पार्टी है, वो बदरुद्दीन अजमल वाली AIUDF पार्टी है, मुस्लिम लीग है, MIM है, जब भी कोई मुस्लिम लीडरशिप की बात करेगा तो वो बी टीम हो जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अगर आप भी कल मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे तो आपको भी बी टीम बोला जाएगा। और ये बी टीम कौन बोलता है? सो कॉल्ड सेकुलर, जो खुद बी टीम है। और उनकी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि उनकी नैया डूब रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि साइकिल का क्या हाल होने वाला है, तो मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँ कि लोग कहेंगे अरे भाई पहले अपना हाल देखिए। 111 विधायक हैं यूपी विधानसभा में। देखिए 111 विधायक होना और एक विधायक बेचारा अभी जेल में है, उसके पिताजी के मिट्टी में ना आने देना, अगर तो ऐसा 111 विधायक रहने का क्या फायदा कि जब आप आवाज नहीं उठा सकते। 1000 विधायक रहिए, जब आप सच नहीं बोल सकते हैं तो ऐसा विधायक रहने का क्या फायदा है। तो आप लोगों को शिकायत है अखिलेश यादव से कि बोल नहीं रहे हैं? शिकायत तो हमको देखिए, अखिलेश यादव के लिए हादी याकूब कुरैशी जीतने के बाद बोले उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया। इरफान सोलंकी कानपुर के हैं विधायक, मैंने सुना था कि विधायकों का बहुत पावर होता है, कंधे से मार दे रहा था, तो बोले इरफान सोलंकी भाई मार क्यों रहे हो, तो ढकेल के चढ़ा दिया। आजम खां की बीवी, आजम खां का लड़का, बताइए बीबी तंजीम फातिमा है उनका, अब्दुल्ला आजम है, क्या तो भैया फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के एवज में जेल में है। तो कौन बचा है, किसके लिए अखिलेश बोल रहे हैं? अखिलेश तो बस एक ट्वीट कर देते हैं, उनका नाम ही हो गया ट्विटर वाले भैया, ट्वीट ही करेंगे। अब वो इस बार चुनाव में भी ट्वीट करेंगे। अखिलेश सड़क पे ना आए हैं, ना आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आपको लगता है कि यहाँ मिट्टी देने नहीं आएंगे, मतलब मिलने नहीं आएंगे? नहीं, मिलने तो आएंगे क्योंकि 2024 का चुनाव है और माननीय सांसद जी लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, तो मिलने आना चाहिए। अगर मिलने आएंगे तो थोड़ा सा जो चुनाव का माहौल है माननीय सांसद जी के पक्ष में भी हो जाएगा। अब बाकी अखिलेश जी का क्या मानता है, अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाए, और उधर से तो मान लीजिए महाराज जी हैं ही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और हमने कई मुद्दों पर जो है देश की सियासत पर, यूपी की सियासत पर, MIM की राजनीति पर, सपा अखिलेश यादव पर बात की। बहुत शुक्रिया आपका। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। पूर्वांचल पर हमारी खास नज़र है। गाजीपुर, आजमगढ़, घोसी, ये जो इलाका है ये बागी इलाका है, ये बीजेपी को हमेशा आंख दिखाता रहा है। देखना है इस बार क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।